प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय अम्ल, क्षार और लवण। इसमें हम अम्ल, क्षारक और लवणों के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि अम्ल क्या है, क्षारक क्या है और ये लवण क्या है। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय के बारे में। सबसे पहला इसमें विषय है हमारे पास कि अम्ल क्या है। अम्ल किन्हें कहते हैं, इनसे हम परिचय ले लेते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो आपने ऐसे बहुत से पदार्थों को देखा होगा, जैसे कि दही, नींबू का रस या संतरे का रस या सिरके का स्वाद जो है खट्टा होता है। आपने अगर कभी नींबू खाया तो उसका स्वाद खट्टा होता है। ये खट्टा क्यों है? इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होता है। तो ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय है। ये अम्ल शब्द अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एशियर से हुई है। इसका अर्थ है खट्टा। तो अंग्रेजी में जब हम एसिड कहते हैं तो इसका मतलब भी खट्टा हुआ। इन पदार्थों में पाए जाने वाले प्राकृतिक अम्ल होते हैं। तो हमने ये जो ऊपर नाम पढ़े, जैसे दही है, नींबू का रस है, संतरे का रस है या सिरका है, इन सब में प्राकृतिक अम्ल पाए जाते हैं। तो अम्ल क्या है? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो फिर क्षारक क्या है? क्षारक ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जैसे कि खाने का सोडा। तो ये वो चीजें हैं जो स्वाद में कड़वी होती हैं और स्पर्श में साबुन की तरह चिकने होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। हमें ध्यान देना होगा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो अम्ल हमने पढ़ा कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और क्षारक वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे और स्पर्श में चिकने होते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब हम पहचानेंगे कैसे किसी वस्तु को कि वो अम्लीय है या क्षारीय। हम हर चीज को चख कर नहीं देख सकते कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। इससे हमें बहुत सारी हानियां हो सकती हैं या वो हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकती हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे किसी वस्तु के अम्लीय या क्षारीय होने का पता लगाया जा सकता है। उन्हें हम कहते हैं सूचक। तो सूचक क्या है? कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचक जो हमें सूचना देते हैं कि ये पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे कि हल्दी एक सामान्य उदाहरण हम ले सकते हैं। सूचकों को जब अम्लीय या क्षारीय पदार्थ में विलीन में रखते हैं तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां, ये सब हमारे पास उपलब्ध प्राकृतिक सूचक हैं। जैसे कि अगर हल्दी की हम बात करें तो आप यहां चित्र में देखिए, हल्दी सामान्यतः आपने देखा होगा पीले रंग की होती है। अगर इसमें हम कोई क्षारक डाल दें, जैसे कि अगर इसमें थोड़ा सा साबुन डाल दें या अपमार्जक डिटर्जेंट डाल दें, तो आप क्या देखते हैं कि इसका रंग बदल जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। आप रंग के अंतर को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो यहां ये हल्दी है और हल्दी में क्षारक डालने के बाद ये ऐसी हो गई है। आप देखिए भूरे रंग की हो गई है। कपड़ों पर भी कभी कभी हमारे हल्दी लग जाती है, तो उसको जब हम धोने लगते हैं तो साबुन लगते है वो भूरे रंग की हो जाती है। तो क्या पहचान कराती है? हल्दी अम्लों पर कोई प्रभाव नहीं दिखाती, लेकिन क्षारक जब उसे स्पर्श में आता है, क्षारक जब उसके साथ छूता है तो वह भूरे रंग की, लाल भूरे रंग की हो जाती है और वो पहचान कराती है हमें कि वस्तु क्षारक है या क्षारकीय प्रकृति की है। इसी तरह गुड़हल का फूल, गुड़हल के फूल का यदि रस निकाल लिया जाए तो गुड़हल के फूलों का रस जो है वो इस रंग का दिखाई देगा। बीच में आप देखिए चित्र में, ये इस रंग का दिखाई देगा। अब इसमें यदि हम अम्लीय वस्तु डालें तो यह ऐसे रंग का हो जाएगा, और जबकि यदि हम क्षारीय वस्तु डालें तो थोड़े हरे रंग का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दोनों में अंतर दिख रहा है साफ तौर पर। तो यह अम्ल और क्षारक की सूचना देता है। गुड़हल एक प्राकृतिक सूचक है। गुड़हल के फूल आपने देखे होंगे जिन्हें चाइना रोज भी कहते हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं, हम लिटमस के बारे में बात करते हैं। यह भी प्राकृतिक सूचक है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसको बहुत ज्यादा उपयोग हम करते हैं।
इसे लाइकेनों से निष्कर्षित करते हैं। लाइकेन एक प्रकार के सहजीवी जीव होते हैं, तो उनसे इसको निष्कर्षित करते हैं। आसुत जल में, निष्कर्षित मतलब निकालना, तो लाइकेनों से इस रस को निकाला जाता है। आसुत जल में इनका रंग माव यानी कि नील शोण होता है। यहां आप चित्र में देख सकते हैं, ये लिटमस का रंग है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब इसे क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीले रंग का हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। साधारणतः यह लाल और नीले रंग के पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। तो आप यह देखिए, लिटमस सॉल्यूशन है, लिटमस विलयन है। लिटमस विलयन को जब हम किसी अम्लीय पदार्थ में डालते हैं तो इसका रंग आप देख रहे हैं कि गुलाबी या लाल हो जाता है, लाल हो जाता है। और जबकि हम इसे क्षारीय में डालें तो यह नीले रंग का हो जाता है। आजकल हमें ये इस तरह की पट्टियों के रूप में मिलता है। लाल लिटमस पत्र है ये, और ये नीला लिटमस पत्र है। तो आप अगर क्षार में लाल लिटमस पत्र को डुबोएंगे तो नीला हो जाएगा, अगर नीले को डुबोएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। यदि आप अम्लीय माध्यम में नीले लिटमस पत्र को डुबोएंगे तो वो लाल हो जाएगा। यदि लाल लिटमस पत्र को डालेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, वो लाल ही रहेगा। तो लिटमस क्या है? लिटमस भी एक प्राकृतिक सूचक है जिसका बहुत उपयोग आजकल हम कर रहे हैं। इससे अगले अब हम पढ़ते हैं उदासीन विलयन। हमने दो पढ़े, अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन। अब हम उदासीन विलयन के बारे में जानते हैं। ऐसे विलयन जो लाल और नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते। अगर हमने लाल लिटमस पत्र को भी डुबोया और नीले को भी, दोनों पर प्रभाव नहीं है, तो इसका अर्थ न तो वो अम्लीय है और न वो क्षारीय है, तो उसे हम कहते हैं उदासीन विलयन। तो उदासीन विलयन कैसे हैं? ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा ही बनते हैं। तो उदासीनीकरण क्या है? किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यदि हम एक अम्ल और एक क्षारक को मिला दें तो उससे क्या होगा कि लवण और जल बन जाएंगे, और अम्ल और क्षार का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, और जो लवण बनता है वो उदासीन प्रकृति का होगा। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं इसको। यदि किसी अम्ल और क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया, इस प्रक्रम में ऊष्मा से निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल बनता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया से में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है, और निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊर्जा भी निकलती है। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। यदि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक प्रबल क्षार है, इन दोनों को यदि मिलाएं तो दोनों के मिलने पर सोडियम क्लोराइड बनेगा, जल बनेगा, और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगी। सोडियम क्लोराइड एक उदासीन लवण है, तो इसलिए हम इस अभिक्रिया को कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। किसका उदासीनीकरण हुआ? अम्ल और क्षार का। अम्ल क्षार जब आपस में मिल गए तो एक उदासीन लवण बन गया, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया का हम बहुत सा उपयोग करते हैं, जैसे कि अपाचन की स्थिति में। अब यह एक आश्चर्यजनक बात है कि हमारे आमाशय में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में जब अम्ल आवश्यकता से अधिक हो जाए तो इस अधिक मात्रा होने से अपाचन हो सकता है, यानी कि हमारा पेट खराब हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है, पेट में जलन और दर्द का अनुभव होता है। तो हमें इस अम्ल को उदासीन करना होगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी अम्ल को उदासीन करने के लिए उसमें क्षार मिलाया जाता है, तो अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण बन जाता है और ये उदासीन हो जाता है। तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रति अम्ल लेते हैं। ये दूध या मैग्नीशियम क्या है? जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का क्षार हमारे दवा में होता है, जिसे हम पी लेते हैं, और इससे क्या होता है? ये अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। इसी प्रकार से तो हमने देखा कि जब हमने अपाचन की स्थिति में हमारे आमाशय में एक अम्ल बना
अमाशय था हाइड्रोक्लोरिक, अमाशय में अम्ल था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हमने कौन सा क्षार डाला उसको उदासीन करने के लिए? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से चींटी जब डंक मारती है तो हमारे उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, यानी कि चींटी जब आपको डंक मारती है या एक मधुमक्खी जब आपको डंक मारती है तो उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल आपके शरीर में छोड़ देती है। जब डंक चींटी काटती है तो त्वचा पर फॉर्मिक अम्ल डाल देती है और डंक के प्रभाव से हमें जलन, दर्द का अनुभव होता है। तो इस प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं? इस प्रभाव को कम करने के लिए हम खाने का सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, अथवा कैलामाइन विलयन मलकर उदासीन कर देते हैं। हम उसके ऊपर से अच्छे से मल देंगे तो उसमें उदासीन हो जाएगा। कैलामाइन में जिंक कार्बोनेट होता है और खाने के सोडे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ये दोनों ही क्षारीय हैं। तो अब हमने चींटी ने कौन सा अम्ल छोड़ा? फॉर्मिक अम्ल, और उसको उदासीन करने के लिए हमने क्या लगाया? क्षारक लगाया। कौन सा क्षारक? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर जिंक कार्बोनेट, जिसे हम खाने का सोडा या फिर कैलामाइन हमने उसके ऊपर मल दिया, नम करके, गीला करके। इससे अम्ल उदासीन हो गया। इसी प्रकार से मिट्टी का भी उपचार किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रभाव, अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाए तो उसमें बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित करते हैं। तो मृदा जब अम्लीय हो जाएगी तो उसमें क्षार डालेंगे, जो चूना एक अच्छा क्षार है तो चूना मिला देंगे उसमें, इससे उसकी अम्लीय प्रकृति समाप्त हो जाएगी। और यदि मृदा क्षारीय हो गई तो हम इसमें जैव पदार्थ डाल देंगे, गले सड़े जीव अवशेषों को डाल देंगे। जैसे वो गल सड़ के खाद बनाएंगे तो उसके दौरान जब जीव अपघटन करते हैं जैव पदार्थों का तो अम्ल निर्मुक्त होता है, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देगा। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि हमेशा जब भी एक अम्ल आएगा तो उस अम्ल को उदासीन करने के लिए हमें क्षारक चाहिए, और यदि क्षारक कोई वस्तु है तो उसके प्रभाव को उदासीन करने के लिए हमें उसमें अम्ल डालना पड़ेगा। इसी प्रकार से कारखानों का अपशिष्ट, अनेक कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को हम सीधे ही जलाशयों में यानी कि तालाब में, नदी में छोड़ देंगे तो मछली व अन्य जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। इसलिए कारखानों के अपशिष्टों को, कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी को जलाशयों में डालने से पहले, नदी या तालाब में डालने से पहले उसमें क्षारीय पदार्थ मिला देते हैं। तो क्षारकीय पदार्थ मिलाने से वो अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देगा। यह भी उदासीनीकरण का उदाहरण है। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं अम्ल वर्षा। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वैसे तो थोड़ा अम्लीय तो हमारा सदैव ही वर्षा का जल रहता है, लेकिन कभी कभी हमारे जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। पर प्रश्न यह है कि वर्षा जल में अम्ल आया कहां से? तो हम पढ़ते हैं कैसे आता है। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें, अब ये गैसें कहां से आई? ये गैसें वाहनों के धुएं से, कोयले के जलाने से और अन्य वस्तुओं के जलाने से जो धुआं पैदा होता है उसमें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें जब वायुमंडल में ज्यादा होंगी तो वर्षा के जल के साथ घुलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे। ये अम्ल वर्षा के जल के साथ नीचे गिरेगा। तो ऐसी वर्षा जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक है इसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। तो आप देख रहे हैं कि जैसा हमारा प्रदूषण बढ़ रहा है तो वायु में प्रदूषण बढ़ेगा तो वायु में अम्लीय वर्षा भी अधिक मात्रा में होगी। अम्ल वर्षा से नुकसान क्या है? अम्ल वर्षा से भवनों को, ऐतिहासिक इमारतों को, पौधों को और जंतुओं को क्षति पहुंच रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा सुंदर ताजमहल जो सफेद रंग का है वो संगमरमर पत्थर से बना है और उस पत्थर को अम्लीय वर्षा से काफी हानि हो रही है, इसलिए वह पीला पड़ रहा है, काला पड़ रहा है, उसकी सुंदरता कम हो रही है। हम जानते हैं, अब हम कुछ प्राकृतिक अम्लों के नाम और वो किसमें पाया जाता है इसके बारे में जरा पढ़ते हैं। तो एसिटिक अम्ल ये सिरके में पाया जाता है। सिरके में जो अम्ल होता है उसका नाम है एसिटिक अम्ल। चींटी के डंक में मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मिक अम्ल होता है। नींबू के परिवार के जितने
फल हैं, जैसे कि नींबू है, संतरा है, मौसमी है, जो नींबू जैसे आपको फल दिखाई देते हैं उन सभी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, तो खट्टे दूध में भी लैक्टिक अम्ल होता है और दही में भी लैक्टिक अम्ल होता है। आंवला और सिट्रस फल, इनमें एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी पाया जाता है। इसी प्रकार से इमली, अंगूर, कच्चे आम में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो यह है कुछ प्राकृतिक अम्ल, जबकि कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिन्हें हम फैक्ट्रियों में बनाते हैं, कारखानों में बनाते हैं, रसायनों की सहायता से बनाते हैं। इन्हें हम कहते हैं खनिज अम्ल। तो कुछ खनिज अम्लों के नाम आपको याद रखने चाहिए जो अगली क्लासों में आपके काम आएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये सभी खनिज अम्ल हैं। ये प्राकृतिक वस्तुओं में बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें रासायनिक पदार्थों से बनाकर प्रयोगशाला में बहुत उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हम कुछ प्रकृति में पाए जाने वाले क्षारकों के बारे में पढ़ लेते हैं और उन्हें कहां पाया जाता है। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अम्ल अक्षार पाया जाता है। इस तरह खिड़की के कांच को साफ करने के लिए जो हम अपमार्जक उपयोग करते हैं उनमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षारक से बना होता है। साबुन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनती है। तो साबुन जो है हमारी या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनी होगी या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। क्षारकीय है, ध्यान रखिएगा, साबुन भी हमारी क्षारकीय पदार्थ है। और मैंने बताया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम जब पेट में जलन होती है, बहुत अधिक मात्रा में अम्ल बन जाता है तब पीते हैं, तो ये दूध या मैग्नीशियम यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको कहते हैं, ये प्रति अम्ल है। अम्ल को उदासीन करने के लिए पिलाया जाता है। तो इसमें कौन सा क्षारक है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस लेसन में इतना ही। अगले लेसन के साथ जल्दी ही आपके सामने होंगे। अगर आपको कोई समस्या है या समझने में दिक्कत आ रही है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट डाल सकते हैं, ताकि अगली वीडियो में हम आपके लिए और बढ़िया वीडियो बना सकें, या कोई समस्या जो आपको है जो समझ नहीं आ रही है उस विषय पर भी हम वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।